नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं, आज का जो विषय हमारा रहेगा वो व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम देखें, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भागों का ही जिक्र हम इसके अंतर्गत करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संचार क्या है। संचार की बात करें अर्थात कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन अकेला व्यक्ति स्वयं से भी कर लेता है, परंतु सबसे जो बेस्ट होता है वो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भावों या विचारों को जब विस्तारित रूप से या लिखित रूप से किसी भी प्रकार से प्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है, वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो इसकी मुख्य बातें अपन कर लेते हैं कि संचार क्या है। तो देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु यानी संस्कृत का जो चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। यानी कोई भी चीज़ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इसे कम्युनिकेशन या संचार कहते हैं। कोई भी सूचना है या आपके मन का विचार है या आपकी भावनाएं फीलिंग्स हैं, उनको या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या है, संचार है। ये बात हमने की थी कि कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को, विचारों को किसी भी माध्यम से या लिखित रूप से या बोलकर या सांकेतिक रूप से भी कह सकते हैं, श्रव्य दृश्य के माध्यम से पहुंचाता है, वही क्या कहलाता है, आपका संचार कहलाता है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। यानी आपके पास मेरी ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, क्लास प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका जो माध्यम है वो मेरे पास पहले कैमरा था, मोबाइल था, फिर इंटरनेट था। ये सब क्या है, संचार के माध्यम है, जिसके द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है, वही संचार का माध्यम या संचार का साधन कहलाता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण परिभाषा तो कुछ नहीं, इसकी भूमिका ही अपन को देखनी थी। अब यहाँ से देखेंगे मशहूर संचार शास्त्री, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, विलियम श्रेम के अनुसार संचार क्या है, अनुभवों की साझेदारी है। बस इतना ध्यान रखना है कि विलियम श्रेम ने क्या कहा है कि अनुभवों की साझेदारी ही क्या है, संचार है। तो ये परिभाषा थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। अब संचार प्रक्रिया की प्रमुख तत्व क्या है, तो मैं आपको स्कूल व्याख्याता के लिए लिख के दे रहा हूँ। 100% यहाँ से 1% आएगा, चाहे आपके जो पेडागोजी लगती है उसमें आ जाए, चाहे हिंदी वाले में यहाँ से आ जाए। तो ये आपको प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझना है कि संचार जब हम एक दूसरे के सामने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ये बात यहाँ की जा रही है। तो सबसे पहले अपने को याद रखना है, इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट, यानी हम बात करें कर्ता, यानी आपके मन में जो विचार उठे, किसके मन में उठेंगे, किसी न किसी के उठेंगे, तो उसे हिंदी में बोलते हैं स्रोत, ठीक है। और संचारक, यानी हम बात करें तो इसको सेंडर बोल सकते हैं आप अंग्रेजी में, यानी भेजने वाला जो है वो क्या होगा, सेंडर होगा, यानी कर्ता को आप बोल सकते हैं। तो जो विचार आपके मन में उठे हैं, जैसे मैं अब यहाँ पर क्या हूँ, स्रोत हूँ या संचारक हूँ, तो मैं आपको यहाँ संदेश भेजूंगा। फिर क्या होगी, संदेश की भाषा की कूटीकृत होगा या अनकोडिंग होगा, यानी मैं अपनी जो विचार मन में आए हैं या मेरा कोई भी भाव है उसको मैं कोड का मतलब होता है कोई भी भाषा के सूत्र में पिरोऊंगा, चाहे मैं इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिखूं या मैं सांकेतिक भाषा में लिखूं, किसी न किसी में उस संदेश को मैं क्या करूंगा, अनकोडिंग करूंगा, लिखूंगा, फिर उस संदेश को मैं क्या करूंगा, भेजूंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले आएगा संचारक यानी सेंडर आएगा, उसके बाद में भाषा आएगी, ठीक है, भाषा का यानी कोडिंग अनकोडिंग आएगा, उसके बाद में संदेश आएगा, फिर आप अपने संदेश को लिख सकते हैं। फिर आपका माध्यम क्या रहेगा, माध्यम का मतलब चैनल क्या रहेगा, आप उसे पत्र के माध्यम से भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, किस माध्यम से आप उसे भेज रहे हैं, लिखित में भेज रहे हैं, मौखिक में भेज रहे हैं, संकेतों से भेज रहे हैं, किस माध्यम से आप उस संदेश को भेज रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। और आगे क्या होना चाहिए, प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सबसे बेस्ट वही कम्युनिकेशन होता है जब एक व्यक्ति ग्रहण करता हो और एक व्यक्ति बता रहा हो। तो यानी ध्यान रखना, रिसीवर के पास जब वो संदेश पहुंचेगा, मान लीजिए मैंने एक संदेश लिखा और उसमें लिखा कि साय के 4 बज गए, ये हिंदी का बहुत फेमस उदाहरण है, साय के क्या बज गए, 4 बज गए। अब ये एक संदेश लिख के भेजा है मैंने।
अब इस संदेश की भाषा क्या है? अनकोडिंग तो मैंने कर दिया कि 4 बज गए, ठीक है, साय के 4 बज गए। अब व्यक्ति आगे वाला जो है वो मेरी भावनाओं को या मेरी भाषा को समझ पाता है या नहीं समझ पाता। जैसे अगर मैं किसी प्रिंसिपल पोस्ट पर हूँ और मैं शाम को एक चपड़ासी को कहता हूँ कि 4 बज गए, तो चपड़ासी यहाँ क्या समझेगा कि स्कूल का छुट्टी करने का समय हो गया। तो यानी जो भाषा मैंने भेजी वो उसने समझ ली। अब एक शराब पीने वाले को मैं मैसेज भेजता हूँ कि साय के 4 बज गए, तो वो व्यक्ति क्या समझेगा कि शराब पीने का समय हो गया। यानी मैं आपको भाषा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एनकोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। और एक वही बात मैं किसी पंडित को कहूँ कि साय के 4 बज गए अर्थात मंदिर को खोलने का समय हो गया। यानी प्रत्येक व्यक्ति मेरी भाषा को अलग अलग तरीके से ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राप्तकर्ता जो होता है वो क्या करेगा, संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करेगा। जिसके उद्देश्य से मैंने संदेश को भेजा है वो अगर उसी रूप में उसको स्वीकार कर लेता है तो मेरा संदेश भेजने का जो उद्देश्य था वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अर्थात मुझे क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, यानी प्रतिपुष्टि मिल जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने किस उद्देश्य से भेजा और आगे वाले ने किस उद्देश्य से उसको ग्रहण किया। आपने जिस उद्देश्य से उसको भेजा क्या उसने उसी रूप से उसे ग्रहण किया। तो अगर वो प्रतिपुष्टि देता है तो आपका संदेश भेजा और फीडबैक आपका तुरंत आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनकोडिंग क्या होता है, भाषा को सूत्र में बांधना, और आगे वाला उस भाषा को क्या समझता है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये सब प्रक्रिया होने के बाद में सबसे जो मुख्य प्रक्रिया आती है वो होती है शोर, नॉइस। नॉइस ये नहीं कि आप ये सोचो कि अपने आसपास का जो वातावरण है वो नॉइस होती होगी, नहीं, वो नॉइस यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखना है, संचार प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली मुख्य रूप से जो बाधा है वो है शोर, नॉइस। और ये नॉइस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ध्यान रखना ये नॉइस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है भौतिक, ठीक है, भौतिक शोर। भौतिक शोर के अंतर्गत बात करें, आसपास के वातावरण में जो भी तेज ध्वनियाँ हैं, हॉर्न है, लाउड स्पीकरों की आवाज़ है, या क्लास के वातावरण में शोरगुल हो रहा है, वो सब शोर आएगा। तो उस समय जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको सुनाई ना दे तो वो भी एक क्या होगी, बाधा। मैं बोल रहा हूँ कुछ और, आपको सुनाई दे रहा है कुछ और, है ना। मैं मंच से कुछ बोल रहा हूँ, पीछे पीछे वाली लाइन को कुछ और सुन रहे हैं, तो ये क्या होता है, भौतिक होता है। परंतु दूसरी जो होती है, दूसरा होता है मानसिक। क्या होता है, दूसरा होता है मानसिक। तो आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मानसिक शोर। मानसिक शोर का अर्थ है जैसे आप अपने घर से आए, उस समय आपके माइंड में घर वालों ने आपको परेशान कर दिया, आप परेशान हो गए, आपकी टेंशन है, आपको किसी ने धमकी दे दी, आप क्लास में तो बैठे हैं परंतु आपका माइंड वहाँ पर नहीं है। तो ध्यान रखना, ये होता है मानसिक शोर। तो ये मानसिक शोर भी, मैंने आपको जो बात कही आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप उस चीज़ को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे, तो ये जो शोर होता है ये मुख्य संप्रेषण में बाधा होती है। कम्युनिकेशन का जो मुख्य सबसे बाधक तत्व है वो है शोर। तो ये कैसे है देख लेते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। स्रोत यानी सेंडर जो होता है वो क्या भेजता है, संदेश भेजता है, किस माध्यम से भेजा है, प्राप्तकर्ता ने उसे किस भाषा में ग्रहण किया है। अगर प्राप्तकर्ता इससे ग्रस्त है, शोर से ग्रस्त है, तो वो उसका फीडबैक देने में क्या करेगा, गलती करेगा। और उस फीडबैक से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमने अनकोडिंग दी थी उसने डिकोडिंग उसको सही तरीके से किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसे हम दोबारा समझाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, ये फीडबैक मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये थी अपनी, चलिए ओहो, तो उसके बाद में देखते हैं संचार के प्रमुख प्रकार। संचार के प्रमुख प्रकारों की अगर बात करें, संचार के मुख्य प्रकारों में सबसे पहले आता है सांकेतिक संचार। हम बहुत बार इशारों से बात करते हैं, अपने आँख के जो ऊपर पलके होते हैं इनको उठाते हैं, इसका अर्थ होता है कैसे हो, है ना। और गर्दन को नीचे करते हैं, उसका मतलब हाँ होता है, गर्दन को हिलाते हैं ना होता है। तो सांकेतिक संचार भी होता है। अब देखिए सांकेतिक संचार से ये स्पष्ट नहीं है, कैसे, जैसे अगर आप देखें, आप अपनी सारी उंगलियों को बंद करके एक उंगली को ऊपर की तरफ उठाते हो, तो अगर कोई पुजारी उसको उठा रहा है तो उसका अर्थ है ईश्वर एक है। और वही उंगली अगर क्रिकेट के मैदान में उठाई जाती है तो उसका अर्थ है वो आउट है। तो यानी सांकेतिक भाषा का कोई प्रॉपर नहीं मान सकते किसका यही अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखें, सांकेतिक संचार मुख्य संचार नहीं मान सकते। मौखिक संचार, मुख से बोल के
किसी के द्वारा अपने मुख से बोल के, जैसे मैं बोल के आप तक आपको प्रसारण कर रहा हूँ, तो मैं सीधा बोलता तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता। अगर लिखा हुआ होता है ना तो वो सबसे बेस्ट होता है, या मौखिक संचार भी किया जाता है, यानी बोलकर कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर आता है आपका अंतःव्यक्तिक संचार। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी में और इसमें। अंतःव्यक्तिक होता है स्वयं से बातें करना। किससे बातें करना, लिख लीजिएगा इसके आगे, स्वयं से बातें करना। इसमें क्या होता है, कई बार व्यक्ति स्वयं से बातें करता रहता है, ठीक है, इंट्रापर्सनल बोलते हैं इसे, इंट्रापर्सनल। व्यक्ति स्वयं से बातें करता है। स्वयं से बातें करने का अर्थ क्या है, वो खुद से बात करता है कि यार मैंने ऐसा कर लेना चाहिए क्या, या वो मंदिर में जाता है तो भगवान से बातें करता है, उस व्यक्ति को ही पता है कि उसने क्या बातें किया, तो उसे बोलते हैं अंतःव्यक्तिक संचार। फिर आता है इंटरपर्सनल, यानी दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना। ये जो होता है अंतःव्यक्तिक होता है ना, ये सबसे छोटा मान सकते हो आप, सबसे छोटा संचार होता है, क्योंकि इसमें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, व्यक्ति से खुद से ही बातें कर रहा है, तो ये सबसे छोटा है। और सबसे बेस्ट की बात करें तो ये होता है अंतःव्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है, ठीक है, क्योंकि इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि हो जाती है। जो अगर कोई है तो उसके अंदर आपको हाथों हाथ ही उसका उत्तर मिल जाता है। फिर आता है समूह संचार। समूह संचार की बात करें तो समूह संचार का अर्थ है ग्रुप। क्या है, ग्रुप। ग्रुप के अंदर जैसे कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, एक अध्यापक पढ़ा होता है, सब व्यक्ति पढ़ रहे होते हैं, तो कितने लोगों ने उस चीज़ को ग्रहण किया, तो ये होता है संचार, समूह संचार। और फिर आता है जन संचार। जन संचार क्या होता है, बहुत बड़ा एक एरिया होता है जिसे मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। अगर हम सीधे रूप से बात करें, सांकेतिक यहाँ से बात करें, इसमें एक व्यक्ति होता है, अंतःव्यक्तिक में इसमें दो व्यक्ति होते हैं, समूह में 2 से अधिक होते हैं, यानी लिमिट होती है जैसे 100 की, 200 की, 250 की, 500 की। पर जनसंचार में कोई भी लिमिट नहीं होती, अनगिनत लोग होते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, जनसंचार है, जिसे मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। अब हम इन सबको तो जान लिया, अब जनसंचार को यानी मास कम्युनिकेशन को जान लेते हैं कि ये क्या है। तो जब हम व्यक्ति के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के समाज के लिए एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे जनसंचार का मतलब है कि हम किसी एक व्यक्ति से न, यानी बहुत सारे व्यक्तियों का, जैसे हम इंटरनेट पर कोई भी सामग्री डालते हैं ना, जैसे मैं यूट्यूब पे डालता हूँ तो इसमें पता नहीं मुझे कितने लोग देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार समाचार है, तो समाचार को पता नहीं कितने लोग देखेंगे। तो ये किसी यंत्र के माध्यम, जैसे मैं यहाँ बैठा पढ़ा रहा हूँ और आप तक मेरी सूचना पहुँच रही है, यानी आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, आप तक मेरे विचार पहुँच रहे हैं, ये किसी न किसी यंत्र के माध्यम से पहुँच रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, किसी न किसी माध्यम से आप तक ये पहुँच रहे हैं। तो वही क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा विशाल वर्ग होता है, उसके बीच में आपके विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। अब इसकी प्रमुख परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं, जिनमें आपको याद रखनी है, पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया था, तो देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है रिवर्स पीटरसन और जॉनसन के अनुसार। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनसंचार, ये विशेषताएं के रूप में याद करेंगे आप, जनसंचार एक तरफा होता है। अब जैसे आप टीवी पर कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ वाला न्यूज़ पढ़ता रहता है, आप तो उसे कह सकते हो कि भाई साहब मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा बताना, तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक तरफा है, ठीक है। तो उसमें हाथों हाथ प्रतिपुष्टि नहीं हो सकती, तो ध्यान रखना वो एक तरफा है। तो जनसंचार एक तरफा होता है, संदेशों का अधिक प्रसार करने वाला होता है, संदेशों को एक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। जो भी संदेश को पढ़ा जाता है जनसंचार के माध्यम से, वो एक व्यक्ति तक न पहुंचकर बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जाता है, ठीक है। तीसरा है सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने वाला है। सामाजिक जो परिवेश है, जिसमें आसपास का वातावरण शामिल है, स्कूल का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है, समाज का वातावरण, संस्कृति का, इन सब का जो प्रभावित करने वाला वातावरण है, इससे क्या होता है, जनसंचार प्रभावित होता है। अब युवा वर्ग है, वो क्रिकेट के समाचार देखना पसंद करता है, फिल्मी पत्र पत्रिकाओं के समाचार, फिल्मी एक्टर्स के समाचार ये देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़े से जो यंग है, 45-50 साल के हैं, वो देश की राजनीति की बातें देखना पसंद करते हैं। यानी ये कह रहा है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं, तो वो उसी के हिसाब से क्या करता है, उनको प्रभावित करता है। वो प्रभावित करता भी है और प्रभावित होता भी है,
क्योंकि अगर आप न्यूज़ चलाओगे तो आज का युवा न्यूज़ नहीं सुनेगा, आज का युवा कैटरीना कैफ की समाचार ही सुनेगा, उर्फी जावेद ने क्या कर दिया ये बातें ही सुनेगा। उसे समाचारों से कोई लेना देना नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो ट्रम्प बन गया, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसे ये पता है कि सिंघम रिटर्न जो आई थी वो बिल्कुल कैसी फिल्म है, इस बात में जानने का ज़्यादा इच्छुक है। तो यानी प्रभावित भी करता है और प्रभावित होता भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है जनसंचार। फिर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट विशेष है दो तरफा चयन प्रक्रिया वाला है। दो तरफा चयन प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे अगर बात करें समाचार पत्र जो भी छपता है या जो भी सोशल मीडिया पे आती है खबर, तो जैसे न्यूज़ पे आती है तो उसको छांटने वाला व्यक्ति कि ये समाचार चलाना चाहिए, उसने चयन किया, पहले उसने चयन किया कि ये समाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। फिर वहाँ की जनता ने इसको, सभी ने थोड़ी देखा है, जो उस चीज़ के इच्छुक थे उन्हीं लोगों ने देखा। तो दो चयन वाला अपने आप ही हो गया ना, दो तरफा चयन प्रक्रिया वाला है। उनमें से जैसे समाचार पत्र है, आप देखिए समाचार पत्र में कितने प्रकार के समाचार आते हैं। सारे लोग सारा समाचार पत्र नहीं पढ़ते। कोई क्रिकेट का इच्छुक है तो वो क्रिकेट का पेज ही निकालेगा, खेल समाचार वाला। कोई देश की राजनीति का है, कोई संपादकीय पृष्ठ पढ़ने का इच्छुक है। तो सब लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, उनका चयन करते हैं। तो इसीलिए दो तरफा चयन प्रक्रिया वाला है। फिर देखिए सूचना हेतु उपयुक्त समय का चयन करने वाला है, यानी जो सूचना मिलती है उसके लिए उपयुक्त समय होता है। ठीक है, उपयुक्त समय का मतलब जैसी जिसकी इच्छा है, जिस हिसाब से, जिसे 8 बजे न्यूज़ आनी है तो वो 8 बजे वाली न्यूज़ देखेगा। जिसको ये लगे कि मुझे 9 बजे वाले डिबेट देखनी है तो 9 बजे वाली देखेगा। यानी हर व्यक्ति का समय क्या उपयुक्त सूचना देने वाला जनसंचार का माध्यम होता है, वो कभी भी सूचना ले सकता है। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे कि जन अर्थात लोगों तक संदेशों का प्रवाह सुनिश्चित करने वाला बताया गया। यानी जो संदेश होते हैं उनका जो प्रवाह है वो उसी प्रकार सुनिश्चित हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें, इस प्रकार भी जनसंचार का ये परिभाषा थी। और इसमें 7 विशेषताएं मैंने आपको बताई। एक तो एक तरफा होना चाहिए, दूसरा संदेशों का अधिक प्रचार करने वाला होना चाहिए, तीसरा सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने वाला होना चाहिए और सामाजिक परिवेश को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। तो 4 विशेषता होगी। 5वीं है दो तरफा चयन वाला होना चाहिए और 6ठी है सूचना है तो उपयुक्त समय का चयन करने वाला होना, 6ठा और 7वीं है लोगों के संदेशों का प्रवाह सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। जोसेफ डिबेटो के अनुसार जनसंचार बहुत से व्यक्तियों में एक यंत्र के माध्यम से, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी यंत्र ले लो आप, माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया। बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने कि आपके एक यंत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, आप मोबाइल देख लीजिए आपका, मोबाइल के माध्यम से कोई भी सूचना है, कोई व्यक्ति का विचार है या उसका दृष्टिकोण है, उसको रूपांतरित करके आप तक सूचना पहुंचाता है, वही क्या है, जनसंचार है। ये बात किसने कही थी? ये डिबेटो ने कही थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी परिभाषा देखिए, जॉर्डन के अनुसार क्या है। जॉर्डन कहता है संगठित स्रोतों द्वारा विस्तृत। तो ऐसे याद रखो, ये देखो जोड़ आ रहा है, और जोड़ को क्या करता है, संगठित करना है। ये परिभाषा ऐसे याद रख सकते हो आप, जोड़ को क्या करना है, संगठित करना है। तो संगठित स्रोतों द्वारा विस्तृत यानी एक्सप्लेन कर देना हर चीज़ को। विजातियाँ, अलग अलग प्रकार की रुचियों अनुसार अलग अलग जातियाँ, विजातियाँ, और बिखरी हुई जनता को तकनीकी माध्यम से, हर व्यक्ति देखो, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई तो ऐसे मालूम स्टेट है जहाँ पर इतना रेगिस्तान है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, इतनी बर्फ़ पड़ती है वहाँ तक नहीं जा पाते, परंतु वहाँ तक भी सूचना पहुँचाना जनसंचार का काम है। चाहे वो मोबाइल के माध्यम से पहुँचाए, रेडियो के माध्यम से पहुँचाए, टीवी के माध्यम से पहुँचाए, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुँचाए। तो इन्हें प्रत्येक कोने तक समाचार पहुँचाना, यानी जो जनता बिखरी हुई है उनको संगठित करके अपने विचारों और व्यक्ति के माध्यम से इस चीज़ को पहुँचाया जाता है। ये बात किसने कही है? जॉर्डन ने कही है, वही जनसंचार है। तो जनसंचार की कितनी विशेषताएं हैं? 5 विशेषताएं हैं। पहली है फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। रेडियो पे समाचार आएगा, तुरंत आप उसे नहीं कह सकते नहीं ये दोबारा करो, ये गलत है। आप टीवी में दोबारा नहीं कह सकते, तो फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, आपको प्रतिपुष्टि तुरंत नहीं मिलेगी। जनसंचार में ये कमी है। दूसरा, संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। अब कोई भी समाचार है, आप ये नहीं कह सकते किसी को बता मत देना, क्योंकि वो तो समाचार सार्वजनिक रूप से क्या हो गया है, प्रसारित हो गया है। टीवी में होगा तो सबके पास जाएगा, रेडियो में जाएगा, यानी सबके पास ही सार्वजनिक रूप से पहुंच जाता है। तीसरा है संचारक और प्राप्तकर्ता, यानी रिसीवर और सेंडर जो होते हैं उनके बीच सीधा संबंध नहीं होता।
एक दूसरे के सामने नहीं है ना वो, तो इसीलिए उनके बीच सीधा संबंध नहीं है। फिर जनसंचार के एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। जनसंचार के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दो होते हैं। औपचारिक का मतलब एक प्लेटफॉर्म मिलना आवश्यक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। फिर जनसंचार माध्यम में ढेर सारे क्या होते हैं, गेट कीपर होते हैं। यानी कोई भी समाचार जब प्रकाशित होता है या प्रसारित होता है, उसको पता नहीं कितनी बार उसको चेक किया जाता है। उसमें उप संपादक भी होता है, संपादक भी होता है, तो बहुत सारे और नीचे वर्कर होते हैं, वो सब चेक करते हैं कि ये प्रसारित करने वाली सामग्री है कि नहीं है, इससे हिंसा तो नहीं भड़क जाएगी। तो उन सब चीज़ों को चेक किया जाता है, और जो चेकर होते हैं उन्हें गेट कीपर बोला जाता है। अब जनसंचार के क्या क्या कार्य हैं वो देख लेते हैं। जनसंचार का कार्य सबसे मतलब है सूचना देना। सरकार ने कोई योजना निकाली है, ठीक है, अपन बात करें, छोटी सी बात करें, पीएम जो मकान योजना आई थी या सौर ऊर्जा की योजना आई है, तो उसको जन जन तक पहुंचाना कि सरकार ने इस प्रकार से एक योजना निकाली, आप उसका फायदा उठाइए, तो ये सूचना देना हो गया। तो पहला। दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार का माध्यम ही क्या है, शिक्षा देना। बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, है ना, उन विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता है ना। अभी जो कोई भी फिल्म वगैरह देखते हैं तो उनमें सबसे पहले जो ऐड आती है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान से कैंसर होता है, तो ये एक शिक्षित करना, ठीक है। तीसरा है मनोरंजन करना। ये तो मुख्य उद्देश्य है जनसंचार का। एंटरटेनमेंट। चौथा है एजेंडा तय करना। अर्थात एजेंडे का मतलब होता है कार्य प्रणाली किस प्रकार होगी, क्या क्या कार्य किए जाएंगे, किस प्रकार किए जाएंगे, कहाँ से क्या सेवाएं प्राप्त होंगी, सब चीज़ों का एक एजेंडा तैयार किया जाता है जनसंचार के माध्यम से। तो ये सब आगे नेक्स्ट है निगरानी करना, वॉच करना कि ये कार्य किस प्रकार हो रहा है। आप देखेंगे आजकल छापे जो लगाए जाते हैं ना, छापामारी आपने बार बार पढ़ा होगा, सब छापामारी, ये निगरानी की वजह से। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए, तो हर जगह भ्रष्टाचार की वजह से रिश्वतखोरी है और किसी भी प्रकार से उनकी निगरानी की जाती है। तो भी ये आप ध्यान रख सकते हैं कि निगरानी करना भी जनसंचार का एक बहुत बड़ा कार्य है कि लोगों की निगरानी रखते हैं, लोगों को सेवाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, कहाँ भ्रष्टाचार है, ये सब चीज़ें। और फिर विचार विमर्श के लिए एक मंच मिल जाता है, लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, वो जनसंचार के माध्यम से ही पॉसिबल है। अब आता है जनसंचार के प्रमुख माध्यम क्या है। तो प्रमुख माध्यम की बात करें तो दो प्रकार के हैं। एक तो होता था पहले और एक है अब। बस पहले को हम परंपरागत बोल देंगे या लोक बोल देंगे, लोक माध्यम बोल देंगे, और दूसरा है आधुनिक माध्यम। तो लोक माध्यम की बात करें, आप ये सोच के देखिए कि पहले जो लोग होते थे वो किस प्रकार अपना मनोरंजन किया करते थे। तो पहले जैसे हमारी दादी नानी होती थी, वो हमको कहानियाँ सुनाया करती थी, उस माध्यम से हमारा टाइम पास होता था। या फिर हम छोटे छोटे खेल खेला करते थे, है ना, गांव में कठपुतली वाला आया करता था, वो गेम देखा करते थे, या मेड़ों में घूमने जाया करते थे। ये सब मनोरंजन के साधन थे, और वहाँ पर भी एजुकेशन यानी शिक्षित किया जाता था। और आजकल दूसरा आ ही गया। तो सबसे पहले हम पुराने जो संचार के साधन थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है लोक माध्यम यानी परंपरागत। ग्रामीण परिवेश से जुड़ी परंपरागत सूचनाओं से प्राप्त यानी सूचना और संदेशों को मनोरंजनपूर्ण तरीके से क्या पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। जैसे भ्रूण हत्या पर पहले छोटे छोटे नाटक दिखाए जाते थे कठपुतलियों के माध्यम से, बाल विवाह का नाटक दिखाया जाता था, है ना। तो इस तरह कन्या भ्रूण हत्या वाला तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इस कठपुतली के माध्यम से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कठपुतली। और वैसे कठपुतली कहाँ की फेमस है, राजस्थान में उदयपुर की फेमस है। तो कठपुतलियाँ यानी लकड़ी से बनी होती है और उन पर धागे होते हैं, और धागों से वो कठपुतलियों को नचाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं। और दूसरा है कावड़। कावड़ तो आपने देखा होगा, लकड़ी से बना एक दरवाजा नुमा मंदिर होता है, जिस पर जिस भी देवता की कावड़ होती है उसकी क्या मूर्तियाँ बनाई जाती हैं छोटी छोटी, और उसके माध्यम से उसके जीवन को चित्रित किया जाता है। गोबरी नृत्य आपको पता है, राई और गोमरी बोला जाता है, 40 दिन तक चलता है ये, और ये भाद्रपद द्वितीया से शुरू हो जाता है और उसके बाद में आगे तक चलता है। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू हो जाता है, यानी श्रावण की पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी भाद्रपद द्वितीया से शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से शुरू होता है गौरी। तो इसके माध्यम से लोगों को बड़ा जागरूक किया जाता है। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ का अर्थ होता है गांव का
जो गलियां होती हैं उनका जो मोड़ होता है उसको नुक्कड़ बोलते हैं। नुक्कड़ नाटक होते थे, इसमें मैंने आपको बताया कि लोग जो पात्र होते थे वो जैसे भ्रूण हत्या पर बना दिया, बाल विवाह पे बना दिया, है ना, कन्यावध पे बना दिया, समाधि प्रथा पे बना दिया, सती प्रथा पे बना दिया, घूंघट प्रथा पे, पर्दा प्रथा पे, तो इन सब पे क्या होते थे, छोटे छोटे नाटक बने होते थे। ठीक है, तो देखेंगे गली मोहल्लों में दिखाया जाने वाला लघु नाटक छोटा ही होता, ज़्यादा लंबा नहीं होता। इस विधा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ये जरूर याद रखना है, सफदर हाशमी को है। तो हाशमी तो आपको वैसे याद रह जाएगा, इमरान हाशमी जो है वो नुक्कड़ पे खड़ा होकर क्या करता है, आप समझ गए होंगे क्या करता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फिर देखिए, हाशमी के जन्म दिवस यानी 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, हाशमी जो है ना वो बाहर जाता है, कब जाता है, बाहर अप्रैल में जाता है, और फिर क्या करता है, अपना नुक्कड़ नाटक मनाता है। तो ये जनसंचार के पुराना माध्यम था, परंपरागत। अब आज आधुनिक माध्यम की बात करें जिसका आप खूब यूज कर रहे हो, सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रित माध्यम की, यानी प्रिंट मीडिया की। और प्रिंट मीडिया में देखेंगे तो समाचार पत्र हैं, उनमें आपको जनसंचार की बहुत सारी खबरें देखने को मिलती है, पत्र पत्रिकाएं हैं या पंपलेट वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक तबीयत खराब हो गया तो टीवी, रेडियो, सिनेमाघर। देखो पहले कोई भी फिल्में आती थी उनमें कोई ना कोई संदेश होता था, टीवी पर बड़े प्रोग्राम आते थे, रेडियो पर प्रोग्राम आते थे, तो उनमें कोई ना कोई संदेश जरूर होता था। आजकल नया मीडिया चला है जिसे नव माध्यम कहते हैं, न्यू मीडिया कहते हैं, इंटरनेट या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध हैं। सबसे ऊपर देखें तो ब्लॉग्स एक ऑनलाइन डायरी है, आप भी अपना ब्लॉग्स पे अकाउंट बनाइए, आप भी अपने मन के विचार है उनको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है फेसबुक, सब जानते हैं, चेहरे की किताब। ठीक है, इसका आरंभ 2004 में मार्क जुकेरबर्ग ने किया। उसका जब इसको 2004 में लॉन्च किया गया तब इसका नाम द फेसबुक था, और 2005 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सिर्फ फेसबुक कर दिया गया है। और अब इस पर एकाधिकार किसका है, मेटा का है। ठीक है, किसका है, मेटा का। इंस्टाग्राम और मेटा अब एक ही मालिक की है। फिर 2 नंबर पे आता है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप तो सब जानते हैं, इस पे कॉलिंग होती है, ग्रुप बनते हैं, लोगों को जनसंचार के मन नई नई सूचनाएं मिलती रहती हैं। तीसरा है ट्विटर, ये सामाजिक नेटवर्क सेवा इंटरनेट पर मुफ्त यानी निःशुल्क है। इस सेवा का आरंभ इंटरनेट पर 2006 से हुआ है। ध्यान रखना, 2004 में आई द फेसबुक, 2005 में आई सीधी फेसबुक, और 2006 में आया ट्विटर। और इंस्टाग्राम तो पहले तो फोटोओं के लिए था, परंतु आजकल तो वीडियो वगैरह सब इस पे डालने लग गए हैं। तो ये फोटो की टिप्पणी के साथ साझा करने वाला ऐप था, कम समय में सामग्री पहुंचाने वाला ये माध्यम था। फिर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। जो मुद्रण यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण कला यानी प्रिंट करना चीन से हुआ। और छापे खाने का प्रिंटिंग प्रेस जो खोली गई ये जर्मनी के अंदर गुटेनबर्ग का है। जर्मनी का जो गुटेनबर्ग था उसने क्या खोली थी, पहली प्रिंटिंग प्रेस 1440 ईस्वी में। भारत में पहला जो छापा खाना खुला था वो 1556 में गोवा में खुला था। तो ये बातें तो आपको वैसे ही फैक्ट है, याद रखनी है। मुद्रित माध्यम की क्या खूबियाँ होनी चाहिए, जो भी अक्षर लिखे जाएं वो सुंदर होने चाहिए, समझ में आने चाहिए, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, पसंद के अनुसार कोई भी समाचार रिपोर्ट पहले बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले खेल पृष्ठ कभी नहीं आता, फिर खेल पृष्ठ देखिए कोई भी अखबार है उसके सबसे अंत में आता है। समाचार पत्रों में सबसे अंत का पहला पृष्ठ होता है, और कोई भी न्यूज़ आती है उसमें भी खेल जो होते हैं सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। मुद्रित सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। लिखित भाषा का विस्तार होता है, इसके अंदर भाषा क्या है, विस्तारित रूप से लिखी जाती है, हर चीज़ को डिटेल के साथ लिखा जाता है। इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है ना, कि एक लिखा हुआ और 100 झका हुआ, यानी 100 बार माथापच्ची की हुई और एक बार अगर किसी ने लिख दिया वो सबसे बेस्ट है। 100 बार माथापच्ची से एक बार लिखा हुआ अच्छा रहता है।
चिंतन एवं विचार विश्लेषण का माध्यम है। आप अपनी थिंकिंग वगैरह है, आप अपने जो भी मोटिवेशन विचार है उनका विश्लेषण कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम की क्या खामियां हैं, तो ये भाई अनपढ़ आदमियों के लिए काम की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी इसको पढ़ सकता है, अनपढ़ आदमी इसको पढ़ नहीं सकता। तुरंत घटी घटनाओं का प्रकाशन इसमें हो नहीं सकता। तो आज जो जैसे प्रिंट तो रात को 11 बजे हो जाता है सारा अखबार, और 2 बजे की घटना है वो तो कल वाले अखबार में आएंगे, आज वाले में नहीं आएंगे, तो ये इसकी कमी है। बासी समाचार, यानी बासी समाचार का मतलब जो कल घट गई उन सूचनाओं को आज सुबह जो अखबार आएगा उसके अंदर आएगी, अर्थात निश्चित डेडलाइन है इसकी कि 12 बजे बाद की या समाचार में नहीं आती। और जो आज का सोशल मीडिया है उस पर तो हर चीज़ें अवेलेबल है। छपने के बाद अशुद्धियों को तत्काल सुधारा नहीं जा सकता। एक बार प्रिंट हो गया अखबार तो उसके अंदर कोई अशुद्धि आ गई तो आ गई, वो सुधार नहीं की जा सकती। तो ये थी अपनी मुख्य बातें, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जनसंचार के जो माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन, सब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।